हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बहर आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स का टॉपिक पढ़ेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है आइडियल गैस इक्वेशन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जो लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर होते हैं उसमें जो हम डिफरेंट लिक्विड्स यूज़ करते हैं, कि सपोज़ करो हमने एक लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर है जिसमें हमने यूज़ किया है मर्क्यूरी, दूसरा एक लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर है जिसमें हमने यूज़ किया है एल्कोहल। लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर मतलब एक ऐसा थर्मामीटर जो ग्लास का बना हुआ है और उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है जिससे हम टेम्परेचर मेज़र करेंगे, उसको हमने क्या कहा? लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर। तो लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में क्या होता है, हम लिक्विड का यूज़ करते हैं और वो डिफरेंट, अगर कोई थर्मामीटर है जिसमें हमने एल्कोहल का यूज़ किया है, कोई दूसरा थर्मामीटर है जिसमें हमने मर्क्यूरी का यूज़ किया है, तो वो सभी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर तो सेम टेम्परेचर बताएंगे। मतलब अगर हमने आइस पॉइंट ले लिया तो आइस पॉइंट पर तो एल्कोहल वाला थर्मामीटर हो या मर्क्यूरी वाला थर्मामीटर हो, दोनों सेम रीडिंग बताएगा। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, जैसे जैसे हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उनकी रीडिंग दोनों सेम टेम्परेचर के लिए डिफरेंट रीडिंग भी बता सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सपोज़ करो ये एक थर्मामीटर रखा हुआ है, लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर, जिसमें हमने भरा है मर्क्यूरी, ठीक है। ये एक दूसरा थर्मामीटर रखा है जिसमें हमने भर दिया है क्या? एल्कोहल। अब इन दोनों को हमने सेम हीट प्रोवाइड की, इन दोनों को हमने क्या किया? सेम हीट प्रोवाइड की। जब इन दोनों को सेम हीट प्रोवाइड की तो इन दोनों का टेम्परेचर सेम इंक्रीज़ होगा, मतलब इन दोनों को सेम रीडिंग बतानी चाहिए। बट होता क्या है कि मर्क्यूरी थोड़ी सी अलग रीडिंग बताता है और एल्कोहल वाला थर्मामीटर जो है उसमें उसकी रीडिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इन दोनों की रीडिंग्स में थोड़ा सा डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि इन दोनों का जो वॉल्यूम है, इसके अंदर जो हमने मर्क्यूरी रखा है, इसके अंदर जो हमने अल्कोहल रखा है, उन दोनों के वॉल्यूम में जो एक्सपांशन हुआ वो एक्सपांशन डिफरेंट होता है। कि इसको भी हमने 10 जूल हीट दी, इसको भी 10 जूल हीट दी, तो दोनों को सेम हीट दी तो दोनों के टेम्परेचर में सेम चेंज होना चाहिए, मतलब दोनों को सेम रीडिंग बताना चाहिए। लेकिन होता क्या है, दोनों सेम रीडिंग नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? उन दोनों की रीडिंग्स में थोड़ा सा वेरिएशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही हमने उसे हीट प्रोवाइड की तो इसका वॉल्यूम एक्सपांड हुआ, एल्कोहल को हीट प्रोवाइड की, इसका वॉल्यूम एक्सपांड हुआ। तो सेम हीट के लिए दोनों के वॉल्यूम में जो एक्सपांशन है वो डिफरेंट होता है। इसका वॉल्यूम सपोज करो ज़्यादा एक्सपांड हो गया इसलिए इसने ज़्यादा रीडिंग बता दी, इसका वॉल्यूम थोड़ा कम एक्सपांड हुआ इसलिए इसने थोड़ी सी कम रीडिंग बता दी। तो इसलिए लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर्स सेम टेम्परेचर या सेम हीट के लिए डिफरेंट रीडिंग्स भी बता सकते हैं, क्योंकि उनके वॉल्यूम में एक्सपांशन डिफरेंट हुआ। इसीलिए हम लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर की बजाय हमें यूज़ करना चाहिए गैस इन ग्लास थर्मामीटर। अब उसमें क्या होगा, उससे क्या एडवांटेज है? उससे ये एडवांटेज है कि डिफरेंट जो गैसेज होती है, डिफरेंट गैसेज हमेशा, अगर वो लो डेंसिटी गैसेज है तो हमेशा सेम एक्सपांशन इन वॉल्यूम रिप्रेजेंट करती है। कि सपोज़ करो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नाइट्रोजन की गैस है और दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन गैस है। तो नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को अगर हम सेम हीट प्रोवाइड करेंगे तो उनके वॉल्यूम में जो एक्सपांशन है वो सेम होगा। तो डिफरेंट गैसेज क्या करती है? सेम एक्सपांशन रिप्रेजेंट करेगी फॉर सेम हीट। कि अगर हमने उन दोनों को सेम हीट प्रोवाइड की है तो इनके वॉल्यूम में जो एक्सपांशन होगा वो सेम होगा। तो अगर हमें गैसेस के बिहेवियर की स्टडी करनी है कि वो किस टाइप से बिहेव करती है, उनमें किस टाइप से वेरिएशन होता है, तो उस गैसेस के बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए हमें 3 क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। एक क्वांटिटी है प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। प्रेशर को रिप्रेजेंट किया P से, वॉल्यूम को V से और टेम्परेचर को T से। तो गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए हमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। तो इन प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बताने वाले हमारे पास कुछ इन के बीच में कुछ रिलेशंस बताने वाले हमारे पास कुछ रूल्स है या लॉ है। उसमें फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि
अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट, कि जो प्रेशर और वॉल्यूम है, कि अगर हमारे पास एक लो डेंसिटी गैस है, उस लो डेंसिटी गैस के प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और ये रिलेशन किसने दिया, ये रिलेशन दिया रॉबर्ट्स बॉयल नाम के साइंटिस्ट ने दिया, जो कि एक ब्रिटिश केमिस्ट थे, और उन्हीं के नाम पर इसे हम कहते हैं बॉयल्स लॉ। कि बॉयल्स ने क्या कहा कि PV इज इक्वल टू हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा फिक्स रहेगा। कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 10 है तो हमेशा 10 ही रहेगा गिवन अमाउंट के लिए। कि जितना भी हमने कोई गैस ले ली है, तो गैस हमने जो गिवन अमाउंट लिया है, जो गिवन मास लिया है, उस गिवन मास के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और इसी को हम कहते हैं बॉयल्स लॉ। फिर उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स। तो चार्ल्स ने क्या कहा, चार्ल्स ने कहा कि V/T इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। तो ये लोग चार्ल्स ने दिया था, इसलिए उनके नाम पर क्रिस चार्ल्स उनका नाम था। तो उन्होंने क्या कहा कि V/T कांस्टेंट रहेगा, तो उनके नाम पर इस रिलेशन को क्या नाम दे दिया, चार्ल्स लॉ। वो फ्रेंच साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, तो उन्होंने क्या कहा, V/T हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब इन दोनों का वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये चार्ल्स ने कहा, ये ऊपर वाला बॉयल्स ने कहा, नीचे वाला चार्ल्स ने कहा। अब ये दो रिलेशंस है, इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं PV/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। कि P और V ऊपर है और T नीचे है, तो PV/T भी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, आइडियल गैस लॉ। इस लॉ को हम क्या कहते हैं, आइडियल गैस लॉ। ठीक है, अब हमने कह दिया कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, μr। इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, μr, वेयर r इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। r क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जहाँ पर r की वैल्यू हमारे पास होती है 8.31 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। r की वैल्यू क्या होती है, 8.31 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। मतलब सभी गैसेस के लिए इसकी वैल्यू फिक्स है। यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, सभी जगह इस r की वैल्यू फिक्स रहेगी। और म्यू क्या है, म्यू इज़ नंबर ऑफ मोल्स। कि हमने गैस कितनी ली है, जो भी हमने गैस का एक गैस ली है उसमें कितने मोल्स है, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 5 मोल। तो इसकी ये एक कांस्टेंट है। गिवन अमाउंट के लिए ये वैल्यू फिक्स रहेगी। कि हमने ये सपोज करो 10 मोल गैस ले ली, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। कि अगर हमने 1 मोल लिए, 1 मोल का मतलब अगर हम इतने मॉलिक्यूल्स इकट्ठे कर ले, इतने मॉलिक्यूल्स अगर इकट्ठे कर ले तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 मोल। तो हमने क्या कहा कि गिवन अमाउंट, कि हमने एक अमाउंट ले लिया, उस अमाउंट के लिए इस म्यू की वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। बट अगर हमने एक कोई दूसरा सब्सटेंस ले लिया, उस दूसरे सब्सटेंस के लिए इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, बट गिवन अमाउंट के लिए इसकी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स। तो जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या होता है, म्यू आर, वेयर म्यू इज नंबर ऑफ मोल्स एंड आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब ये टी यहाँ पर डिवाइड में है, इक्वल टू के उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो पी वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू आर टी। कहीं कहीं पर एन लिखा होता है, एन लिखो म्यू लिखो, बात एक ही है। तो म्यू आर तो कांस्टेंट है, टी एज इट इज़। अब हमें पता है जब भी हम कांस्टेंट रिमूव करते हैं, तो कांस्टेंट रिमूव करते हैं तो क्या आ जाता है, प्रोपोर्शनलिटी साइन। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया प्रोपोर्शनलिटी साइन। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन ने क्या कहा कि पी वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो ये जो है, ये हमारा क्या है, ये है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। ये क्या था हमारा, ये था, इसको हमने कहा था आइडियल गैस लॉ। और ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमने क्या कहा, इस इक्वेशन को हमने कहा आइडियल गैस इक्वेशन। इस आइडियल गैस इक्वेशन से हमने क्या कहा कि कांस्टेंट को हटाएंगे, कि जैसे प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, उसी टाइप से कांस्टेंट को हटाएंगे तो इक्वल टू की जगह क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन। तो पी वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो अब यहाँ से हम अगर क्या करें, हम अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें, वॉल्यूम को क्या करें, फिक्स, कि वॉल्यूम में अगर चेंज नहीं होगा और वॉल्यूम को फिक्स कर दे, तो इसका मतलब अगर हम
देखो पी वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो पी और वी का प्रोडक्ट भी क्या होगा, चेंज। अब कि जैसे जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब फिर अगर हम बोले कि हम वॉल्यूम को अगर फिक्स कर दे, वॉल्यूम को फिक्स कर दे कि वॉल्यूम अगर चेंज नहीं होगा तो उससे उसका मतलब क्या होगा कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, कि अगर हम वॉल्यूम को फिक्स कर दे, वॉल्यूम को अगर फिक्स कर देते हैं तो फिर टेम्परेचर बढ़ाने पर सिर्फ क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो इसलिए हमने इसको लिख दिया कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। दैट मीन्स इफ वी आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, प्रेशर विल बी इंक्रीज, इफ वी डिक्रीज टेम्परेचर, प्रेशर विल बी डिक्रीज। इसके लिए अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, वो ग्राफ भी देख लेते हैं हम कि ग्राफ किस टाइप से बनेगा। तो ये जो है इस रिलेशन का यूज़ करके ही क्या बनाया जाता है, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर। इस रिलेशन को यूज़ करके ही क्या बनाते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर। कि एक ऐसा थर्मामीटर ले लिया जिसमें जो वॉल्यूम है वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज। तो मतलब वो टेम्परेचर को प्रेशर की टर्म्स में रीड करता है कि अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, अगर प्रेशर डिक्रीज होगा इसका मतलब क्या हुआ, प्रेशर, इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो इसके लिए अगर हमें ग्राफ बनाए तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा कि ये हमने ले लिया एक्स डायरेक्शन में टेम्परेचर और वाई डायरेक्शन में हमने क्या ले लिया, प्रेशर, और वो रिलेशन कुछ इस टाइप से बनेगा। इस टाइप से हमारा ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब प्रेशर इंक्रीज हुआ, और आगे बढ़ा मतलब क्या इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है कि जैसे जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया प्रेशर भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, ये किसके लिए हम बात कर रहे हैं, लो डेंसिटी गैसेस के लिए। कि ये ग्राफ हमारा कैसा है, स्ट्रेट लाइन, कि इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, लीनियर रिलेशन है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करें, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज। तो टेम्परेचर को अगर हम ये यहाँ पर टेम्परेचर सपोज करो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, यहाँ पर टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे 20, 30, 40 डिग्री तो प्रेशर भी डिक्रीज, प्रेशर भी इंक्रीज। टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज होते जाएगा। तो जब टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस उस टाइम पर कोई ना कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर था। अब अगर हम उस टाइम पर कोई ना कोई एक पर्टिकुलर प्रेशर था। अब अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करें तो टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज़। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से यहाँ पर बैक साइड में इंक्रीज़ होगा। ठीक है, कि अब ये ग्राफ कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है। ये ग्राफ पीछे जा रहा है मतलब टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, और नीचे भी जा रहा है, नीचे जा रहा है मतलब प्रेशर भी डिक्रीज़ हो रहा है। तो अगर जो हमारी गैस है वो गैस फॉर्म में ही रहे, कि वैसे तो अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो गैस की स्टेट चेंज हो जाती है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती है। बट अगर जो हमारी गैस है टेम्परेचर डिक्रीज़ करने पर अगर गैसियस फॉर्म में ही रहे तो क्या होगा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते जाएंगे प्रेशर भी क्या होते जाएगा, डिक्रीज़ होते जाएगा। और देखो यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर प्रेशर कितना हो गया, 0, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट के लिए y की वैल्यू कितनी है, 0। अगर ऊपर जाएंगे तो y की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब ये पॉइंट बिल्कुल भी ऊपर नहीं है, बिल्कुल भी ऊपर नहीं है, मतलब y की वैल्यू, y डायरेक्शन की वैल्यू 0 है, मतलब प्रेशर कितना है, 0। तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि अगर गैस अपनी स्टेट चेंज नहीं करे तो उस टेम्परेचर पर प्रेशर क्या हो जाएगा, 0। और वो जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कितना होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। कि ये जो टेम्परेचर है कि जिस टेम्परेचर पर गैस अगर स्टेट चेंज ना करे, इसलिए इसको हमने डैश डैश वाले फॉर्म में बताया कि अगर ऐसा हो, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल क्यों नहीं बताया कि ऐसा ज़रूरी नहीं ऐसा ही हो। तो ये कि अगर गैस अपनी स्टेट चेंज नहीं करे तो टेम्परेचर डिक्रीज करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ पर प्रेशर 0 हो जाएगा, और इस टेम्परेचर को ही हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। कि जिस टेम्परेचर पर गैस का प्रेशर कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो ये जो टेम्परेचर है कितना है, वो टेम्परेचर है -273.15 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर को ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इस टेम्परेचर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर।
और इसे एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक नई स्केल बनाई। उस स्केल को हमने क्या कह दिया, केल्विन स्केल। कि जैसे हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मेज़र करते हैं, जैसे डिग्री फ़ारेनहाइट में मेज़र करते हैं, उसी टाइप से टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक नई स्केल बना दी। उसको हमने क्या कहा, केल्विन स्केल। और ये जो टेम्परेचर है -273.15 डिग्री सेल्सियस, इसी को हमने कंसिडर कर लिया 0 केल्विन। इसी को हमने क्या कंसिडर कर लिया, 0 केल्विन। कि जिस टेम्परेचर पर प्रेशर, गैस का प्रेशर 0 हो जाए, उस टेम्परेचर को हमने क्या नाम दे दिया, 0 केल्विन नाम दे दिया। और यहीं से एब्सोल्यूट टेम्परेचर की इन्वेंट हुआ, कि डेफिनेशन आई कि जिस टेम्परेचर पर गैस का प्रेशर 0 हो जाए, उस टेम्परेचर को हमने कहा 0 केल्विन। ठीक है। अब उसके बाद हम क्या बात करते हैं कि ये जो आइडियल गैस हमारा रिलेशन है, ये आइडियल गैस रिलेशन जो रियल गैसेस है वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं करते। देखो, इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ 100% प्योर नहीं है। ये कोई भी अगर मैथ्स की कोई भी हमने अगर साइंस फिज़िक्स की कोई भी रिलेशन लिया, तो अगर हम डेली लाइफ में उसे देखने जाएंगे तो 100% हमें नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ एरर रहेगी। इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ 100% आइडियल नहीं है। तो जब रियल गैसेस के लिए इस रिलेशन की हमने बात की, इससे जो हमें वैल्यूज़ मिलती है, उन वैल्यूज़ की बात की, तो उन वैल्यूज़ में थोड़ा सा चेंज था, बट वो जो वैल्यू है वो सेम रिलेशन बताती थी। वो वैल्यू ये ज़रूर बताएगी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा। रिलेशन सेम रहेगा, बट वैल्यू में थोड़ा सा चेंज हो सकता है। कि हो सकता है कि इस इक्वेशन से ये आया कि जब टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, तब प्रेशर रहे 50 पास्कल, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, 100% मैं नहीं बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए, कि इस रिलेशन से हमारे पास ये आया कि जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा तब प्रेशर कितना होना चाहिए, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग लो डेंसिटी गैसेस का प्रेशर होना चाहिए 50 पास्कल। बट रियलिटी में हो सकता है कि 30 डिग्री सेल्सियस के लिए जो प्रेशर है वो 50 पास्कल ना होते हुए कितना हो जाए, 45 पास्कल हो जाए। बट ये चेंज हो सकता है, बट ये चेंज नहीं होगा कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। ये बात तो सही रहेगी कि रिलेशन सही है, बट उसकी वैल्यू में थोड़ा सा चेंज हो सकता है। कि ये बात बिल्कुल सही है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा ही होगा। तो हमने अब इसी के लिए हमने क्या कहा कि हमारे पास 3 स्केल्स है। जैसे कि हम लेंथ को मीटर में भी मेज़र कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी मेज़र कर सकते हैं, किलोमीटर में भी मेज़र कर सकते हैं। उसी टाइप से टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में भी मेज़र कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमारे पास 3 स्केल्स हैं, 1 2 3। ये है हमारी केल्विन, ये है डिग्री सेल्सियस और ये है फ़ारेनहाइट। यहाँ पर जिस पॉइंट पर जो हमारा आइस पॉइंट है, एक है हमारा आइस पॉइंट और दूसरा हमारा क्या है, स्टीम पॉइंट। तो अगर आइस पॉइंट को डिग्री सेल्सियस में हमने कितना कहा है, 0 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में उसे हमने क्या कहा है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। स्टीम पॉइंट को हमने डिग्री सेल्सियस में क्या कहा है, 100 डिग्री। उसको कैसे डिफाइन किया है, उसको नाम दे दिया 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में हमने उसे क्या नाम दिया है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पर हमने क्या किया था, टेम्परेचर डिक्रीज़ किया था। टेम्परेचर डिक्रीज़ करके जब टेम्परेचर कितना हो गया, -273.15 डिग्री सेल्सियस, वो टेम्परेचर को अगर हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें, हमने इसके पहले वाले टॉपिक में रिलेशन भी बताया था कि कैसे डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस है, वो फ़ारेनहाइट में कितना होता है, वो फ़ारेनहाइट में होता है 459.69 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसी टेम्परेचर को केल्विन में हमने क्या कहा है, 0 केल्विन। इसी टेम्परेचर को हमने केल्विन में क्या कहा है, केल्विन में इसे हमने कहा है 0 केल्विन। अब देखो धीरे धीरे इंक्रीज़ करेंगे, तो जब टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, उसके लिए टेम्परेचर केल्विन में कितना रहेगा, 273.15 डिग्री 15 केल्विन। और आइस पॉइंट में टेम्परेचर केल्विन में कितना होता है, 273 है, 370
373.15 केल्विन। तो देखो इनके बीच में ये जो गैप है केल्विन और डिग्री सेल्सियस में सेम है, बट फ़ारेनहाइट में ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने क्या कहा कि 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273.15 डिग्री 15 केल्विन के इक्वल होता है। 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है? 273.15 केल्विन के इक्वल। अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हम 1 इंक्रीज कर दे, 1 इंक्रीज करके कितना कर दे? 1 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन भी 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा? 274.15 केल्विन। कि इन दोनों के बीच में जो इंक्रीज होगा कि जब केल्विन में टेम्परेचर 1 यूनिट इंक्रीज होगा कि 0 से, कि डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर 1 यूनिट अगर इंक्रीज हुआ कि 0 से अगर 1 हुआ, तो केल्विन में भी वैल्यू 1 डिजिट इंक्रीज हो जाएगी। 73.15 से कितना हो जाएगा? 74.15। कि इनके बीच में जो डिवीज़न है वो सेम है कि जब 1 वैल्यू डिग्री सेल्सियस में इंक्रीज होगी तो 1 वैल्यू केल्विन में भी इंक्रीज हो जाएगी। 1 वैल्यू डिग्री सेल्सियस में डिक्रीज होगी तो 1 वैल्यू केल्विन में भी डिक्रीज हो जाएगी। बट फ़ारेनहाइट में ऐसा नहीं है, फ़ारेनहाइट में डिवीज़न ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस हुआ तो फ़ारेनहाइट में 33 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ऐसा है क्या? ये वाला रिलेशन फ़ारेनहाइट और केल्विन में नहीं है, बट फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में ये रिलेशन नहीं है, बट डिग्री सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन है। तो अगर हमें टेम्परेचर किस में निकलना है? केल्विन में, तो टी के इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं TC माइनस 273.15। कि अगर हम क्या करें या यूँ करें प्लस, कि अगर हम डिग्री सेल्सियस में जो भी टेम्परेचर है, अगर डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं डिग्री केल्विन में, केल्विन लॉर्ड केल्विन नाम के एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर इस यूनिट को क्या नाम दिया है? केल्विन। तो अगर हम जो टेम्परेचर हमें गिवन है कि कहीं पर लिखा है 30 डिग्री सेल्सियस, और कोई बोले कि इस टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट करो? केल्विन में कन्वर्ट करो। तो डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? टी के इज इक्वल टू TC इज प्लस 273.15। कि जो भी इसमें कितना ऐड कर दो, इसमें ऐड कर दो 273.15। कितना आ जाएगा आंसर? वो आंसर आ जाएगा हमारे पास 303.15। मतलब 30 डिग्री सेल्सियस केल्विन में किसके इक्वल रहेगा? 303.15 केल्विन के इक्वल। कि डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू में 273.15 ऐड कर दो। क्योंकि अगर बस इन दोनों में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि जहाँ केल्विन को हमने डिग्री सेल्सियस को, जिसको हमने 0 डिग्री सेल्सियस नाम दिया है, उसी को हमने केल्विन में 273.15 नाम दिया है। बाकी जब डिग्री सेल्सियस में 1 वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो केल्विन में भी 1 वैल्यू ही इंक्रीज़ होगी। अब ये तो हमने ये ग्राफ देखो बनाया है किसी एक गैस के लिए। अगर हम ये ग्राफ प्रेशर और टेम्परेचर ग्राफ अगर 2-3 गैसेस के लिए बनाएं तो वो जो ग्राफ है वो ग्राफ भी कुछ इस टाइप से बनेगा। ये है गैस A, गैस B, गैस C। कि गैस A, B और C इन तीनों के लिए सेम टेम्परेचर पर प्रेशर डिफरेंस हो सकता है। कि देखो टेम्परेचर कितना है? 0। तो 0 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर है तो गैस A के लिए ग्राफ सिर्फ इतना ऊपर है, गैस B के लिए इतना ऊपर है और गैस C के लिए इतना ज़्यादा ऊपर है। मतलब तीनों गैसेस के लिए डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रेशर अलग अलग है। यहीं पर सपोज करो यहाँ पर है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस के लिए ये ग्राफ इतना ऊपर है, ये और ज़्यादा ऊपर है और ये और बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो 100 डिग्री सेल्सियस के लिए तीनों गैसेस का प्रेशर डिफरेंट है। बट जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो तीनों गैस -273.15 डिग्री सेल्सियस पर तीनों गैसेस का, हर गैस का प्रेशर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कब? अगर वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करें। कि डिफरेंट टेम्परेचर पर उनका प्रेशर डिफरेंट हो सकता है, बट इस वाले टेम्परेचर पर -273.15 डिग्री सेल्सियस पर 0 केल्विन पर सभी गैसेस का प्रेशर 0 हो जाएगा, या अगर वो अपना स्टेट चेंज ना करें।
तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई सजेशन हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।